बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम दानिश वजी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया हुआ था और आज हम इसका एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और देखिए बच्चों, हमारे पास चूंकि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर एक कंसेप्ट आता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है, मेरे पास लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं एफ। सही हो गया। अब जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे जी इस ऑब्जेक्ट ने लीनियर मोशन किया। क्या किया? लीनियर मोशन। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग के साथ यहां पे अटैच कर देता हूं। जब अब मैं इसको स्ट्रिंग के साथ अटैच करूंगा तो ये स्ट्रिंग की वजह से अब क्या होगा, जरा इस मोशन को देखिएगा। अब मैं जब इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करना चाहता है, ये लीनियर मोशन के लिए ही जाना चाहता है। बट यहां पे जो टेंशन फोर्स है, जो टेंशन फोर्स है टी, वो इसको लीनियर मोशन में जाने से रोकेगी और इसका जो पाथ है वो पॉइंट टू पॉइंट वो क्या करती रहेगी, चेंज करती रहेगी और इसका जो पाथ है वो इस तरह सर्कुलर पाथ बन जाएगा। समझ आई? मतलब ये ऑब्जेक्ट जब इधर पहुंचेगा तो ये इसको इसका पाथ अगेन चेंज करेगी, फिर ये इधर पहुंचेगा, फिर ये पाथ चेंज हो गया। तो मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो है, तो ये इस स्ट्रिंग के साथ अटैच होने की वजह से अब ये लीनियर मोशन करने की बजाय क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा। ऐसा ही है। अच्छा, अब देखें तो हमारे पास जो सर्कल के अंदर इसका जो मोशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन रिस्पॉन्सिबल था यहाँ पे? तो हम कहेंगे जी सर, यहाँ पे ये जो टेंशन फोर्स है ये अगर ना होती तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन ना कर सकता। ऐसा ही है, यहाँ पे टेंशन फोर्स थी तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर मोशन किया। ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है। लेट्स सपोज मेरे पास सन है, सन के अराउंड यहाँ पे अर्थ जो है तो वो क्या करती है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। अब इसका ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होना ये किसकी वजह से है? तो हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पे इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अर्थ जो है तो ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ऐसा ही है। अब यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर मोशन हो रहा था किसकी वजह से? इस टेंशन फोर्स की वजह से। अगर यहाँ पे टेंशन फोर्स वीक हो, हम जैसे ही फोर्स लगाएंगे वो स्ट्रिंग टूट जाएगी, ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करेगा। ऐसा ही है, यहाँ पे सेम सर्कुलर मोशन हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हो रहा है। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए इन्होंने जो इस सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को रखने के लिए जो फोर्स का नाम यूज किया है वो इन्होंने यूज किया है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया। एक्चुअल में हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बच्चों ये एक सीडो फोर्स है। एक्चुअल में इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये किसी और फोर्स के सोर्स की वजह से ये प्रोड्यूस होती है। मतलब कोई दूसरी फोर्स एज अ सोर्स वर्क करती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो हम यहाँ पे ये कंसेप्ट या ये बात कहते हैं कि एक्चुअल में ये फोर्स इस टाइम पे एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस टाइम पे एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है जो कि इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मेंटेन कर रही है, इसलिए हम इसको सीडो फोर्स भी कहते हैं। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि द फोर्स विच कीप्स एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। और अगर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ इसके ऊपर अप्लाई करें तो हम कहते हैं F इक्वल्स टू ma। तो यहां पे अगर मैं C लगा दूं तो अब ये C क्या है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है विच कीप्स एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। और M और A क्या होगा? वो होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जहां पे फोर्स होगी वहां पे एक्सेलरेशन होगी। तो अब यहां पे फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक्सेलरेशन कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पॉइंट समझ आया? अब इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू फार्मूला निकालना है उसकी, और फिर हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स की एंगुलर फॉर्म देखनी है। ठीक हो गया? लीनियर समझ आ रही है आप लोगों को? तो
अब बढ़ते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को, इस लेक्चर को आगे लेके बढ़ चलते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे बच्चों, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है, वो यहां से मूव करके आ गया पॉइंट बी पे। अब चूंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप कह सकते हैं, ठीक है, उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड जो है तो वो यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन उसकी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, ठीक हो गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी का वर्ड यूज कर रहे हैं और स्पीड का वर्ड हम यहाँ पे यूज इसलिए नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड के साथ ये ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट के ऊपर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है तो वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो पॉइंट ए के ऊपर जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी डायरेक्शन है बिल्कुल टेंजेंट लाइन में, ठीक है, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द रेडियस है। अब जब ये पॉइंट बी पे पहुंचा तो अब देखिए तो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की पहले यूं थी, अब यूं निकल गई है, तो अब ये भी परपेंडिकुलर टू द रेडियस है और टेंजेंट टू द सर्कल है। तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर देखें तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूं कि मेरे पास जो वेलोसिटी 1 है ये नॉट इक्वल है किसके, वेलोसिटी 2 के, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। बट अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करूं, अगर मैं वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड्स की बात करूं तो मैं फिर ये लिख सकता हूं कि v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो v2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और इन दोनों को हम सिंपल v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक हो गया। यहां तक पॉइंट समझ आया। अच्छा, अब बच्चों हमने पता है क्या करना है, हमने चूंकि इन वेलोसिटीज के दरमियान के डिफरेंस को फाइंड करना है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटीज एक्सेलरेशन, हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम अब इन वेलोसिटीज के लिए के दरमियान जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि मेरे पास देखिए v1 जो है इसको मैं यहाँ पे सेपरेट ड्रॉ कर लेता हूँ, हम इनके लिए कॉमन पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में मेरे पास v1 है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, v1 है, सही हो गया। अच्छा, अब v2 जो है उसको देखें तो उसको भी मैं उसको इस पॉइंट पे, दोनों के लिए पॉइंट मैंने कॉमन कर लिया और दोनों को सेम उनकी डायरेक्शंस में ड्रॉ कर लिया, ये मेरे पास v2 है, ठीक हो गया। अब इनके दरमियान जो डिफरेंस है तो वो क्या है, तो वो जरा आप इधर देखें तो ये वाली जो लाइन है इन दोनों के दरमियान अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये इनके दरमियान डिफरेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ठीक है। हम इनको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर लिख लेते हैं, ये v1 वेलोसिटी है और ये v2 वेलोसिटी है, ठीक है, और इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो डेल्टा v है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक एंगल थीटा कंसीडर कर लेता हूँ कि जो थीटा एंगल, ये वाला एंगल थीटा यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आपने समझने के लिए है कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल हमने यहाँ पे वेलोसिटीज के दरमियान क्यों लिया, पॉइंट समझिएगा। मेरे पास यहाँ पे दो लाइंस हैं, एक लाइन है मेरे पास ये और एक लाइन है मेरे पास ये, ठीक है। अब इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, सही हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस लाइन का मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर आ गया जी ये वाली लाइन। अब मैंने ये जो दूसरी लाइन है इसका भी परपेंडिकुलर क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस में लेट सपोज ये कॉमन पॉइंट है तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है वो कुछ यूं ड्रॉ होगा, तो इसके दरमियान यहाँ पे देखिए एंगल थीटा बन रहा है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वही थीटा एंगल यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि देखें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस है ना, v1 इसके भी परपेंडिकुलर है और इसी लाइन के ये वाला v2 भी परपेंडिकुलर है, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, एंगल सेम बन रहा है। सो दैट्स व्हाई मैंने जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनके दरमियान का जो एंगल मैंने बनाया वो उतना ही बनाया जितना कि इनके दरमियान मौजूद था, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये मेरे पास एक ट्राइंगल निकल के आ गया। दूसरा ट्राइंगल अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो दूसरा ट्राइंगल है वो ए ओ और बी एक ट्राइंगल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। इसको भी मैं उधर ड्रॉ कर देता हूं, तो इसको मैं कुछ इस तरह ड्रॉ कर दूंगा कि मैं लेट सपोज
इसको मैं थोड़ा सीधा करके ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाए। मेरे पास ये ट्राइंगल यू है, इसको मैंने यहाँ से यूं उठाया और रोटेट करके यहाँ पे यूं प्लेस कर दिया, मतलब इसका ये पॉइंट ओ आ गया, ये ए आ गया और ये बी आ गया, ये साइड आर रेडियस आ गई और यहाँ पे हमने डेल एस लिया हुआ है। सही हो गया। अब देखें ये ट्राइंगल यहाँ पे यूं बना हुआ था, ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा सीधा करके बना दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे भी हमने एंगल थीटा लिया, तो यहाँ पे भी थीटा, तो दोनों के दरमियान एंगल भी सेम आ गया। ये रीजन अभी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे हमने थीटा क्यों लिया था, और यहाँ पे तो एंगल एक्चुअली है ही थीटा, तो दोनों के दरमियान एंगल जो है तो वो सेम आ गया, ठीक है। अब देखिए एक एंगल, दो साइड इसकी इक्वल है, इसकी भी एंगल और दो साइड इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्राइंगल आइसोसेलेस बन गए, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल जब आइसोसेलेस है तो इनके दरमियान हम रूल अप्लाई कर देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का, कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल का रूल क्या होता है कि दो साइड्स का रेशो वो इक्वल होगा। किसी भी दो साइड्स का रेशो दोनों ट्राइंगल का आप जब भी लेंगे तो वो इक्वल आएगा। तो हम क्या कर देते हैं, हम इन दो साइड्स का रेशो ले लेते हैं, मतलब कि मेरे पास डेल वी डिवाइडेड बाय ए बी साइड लेते हैं, ए बी साइड हमने ये ले ली, इसका रेशो इक्वल होगा कोई सी भी दूसरी दो साइड्स का, इन दो साइड का या इन दो साइड्स का रेशो ले लो। मैं कर लेता हूं जी v डिवाइडेड बाय r, ठीक हो गया। अब ये रेशो मेरे पास इक्वल है। अब ए बी के ऊपर मेरे पास क्या है, डेल एस है, तो मैं यहाँ पे डेल v डिवाइडेड बाय डेल एस कर देता हूं और यहाँ पे मैं कर दूंगा v डिवाइडेड बाय r। अब हम इसको यहां से उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा डेल्टा v इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय r इंटू डेल एस, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी के अंदर का चेंज फाइंड कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड्स डिवाइडिंग बाय डेल टी, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ना कोई टाइम में तो चेंज आ रहा है ना, तो जो भी जितना भी चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है। यहाँ पे टाइम कुछ और है, इस पॉइंट पे जब वो चेंज, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचा था उसका टाइम चेंज हुआ, साथ में आप देखें तो वेलोसिटी भी चेंज हुई। तो उस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल्स टू यहाँ पे वी डिवाइडेड बाई आर और हम लोग डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल टी कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके इक्वल है बच्चों, तो ये मेरे पास इक्वल है जी एक्सेलरेशन के, और इधर आ जाएगा v डिवाइडेड बाय r, और ये मेरे पास किसके इक्वल है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये मेरे पास इक्वल होता है वेलोसिटी, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है, ये चूंकि सर्कुलर पाथ के अंदर वेलोसिटी में चेंज आया है, और सर्कुलर पाथ के अंदर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। क्यों, क्योंकि फोर्स हमारे पास जो अप्लाई हो रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होती है। अब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बच्चों, वो हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, ठीक हो गया, हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ उसको खींचती है, जिसकी वजह से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी तो वो सेंटर पॉइंट की तरफ होगी। तो ये मेरे पास आ गया जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। यहां तक हमारे पास डेरिवेशन थी किस चीज की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जो कि क्या है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब अगर हम लोग इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एंगुलर फॉर्म देखें, मैं यहां पे लिखता हूं एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, चले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यू लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एंगुलर फॉर्म कैसे बनेगी, तो मैं लिखता हूं जी, हमें पता है ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे v किसके इक्वल होता है, v इक्वल होता है आर ओमेगा के। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये रिलेशन डिराइव किया था, तो अब मैं यहाँ पे आर ओमेगा पुट कर दूंगा, तो c इक्वल्स टू आर ओमेगा डिवाइडेड बाय आर, और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ए सी इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब यहां से हमारे पास ये आर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, ए सी इक्वल्स टू
आर ओमेगा स्क्वायर। लेंज ये मेरे पास आ गई एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब इसी वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे तो एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकल के आ जाएगी। सिंपल, आप क्या करें, आप यहां पे इसको पुट कर दें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ सी इक्वल्स टू एम अपनी जगह पे और आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास निकल के आ गई सेंट्रीपिटल फॉर्म ऑफ एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया बच्चों। तो ये मेरे पास पूरी की पूरी डेरिवेशन थी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ठीक हो गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए बस आपको इस डायग्राम को समझना जरूरी है। ठीक है, बस देखें आपके पास यहाँ पे एक वेलोसिटी v1 है और ये v2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो दोनों वेक्टर्स डिफरेंट होंगे। हमने इनको एक कॉमन पॉइंट पे ले आना है, कॉमन पॉइंट पे ला के दोनों वेक्टर्स को आपस में ज्वाइन करके हमने एक ट्राइंगल बना लेना है। फिर एक ट्राइंगल हमारे पास ऑलरेडी ये बना हुआ है, दोनों आइसोसेलेस हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो रूल है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है कि हमारे पास दो साइड्स का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। तो दोनों ट्राइंगल्स की टू डिफरेंट साइड्स का हमने रेशो लिया, तो उसके ऊपर जो हमने वैल्यूज डिनोट की हुई थी उन वैल्यूज को लिया, फिर टाइम से डिवाइड किया और हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक हो गया। तो उम्मीद करूंगा कि आपको, मैंने कोशिश की है कि मैं आसान से आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं आप लोगों को। तो कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, कोई भी क्यूरी हो तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।